अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खुशगवार हुआ होगा। बल्कि ये जो सुबह है ये एक नए दिन की और एक नए हफ्ते की नवीद लेकर आई है और इससे ये भी सबक अहज़ होता है कि जनाब आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी है। जो पास्ट में गुजर गया है उसको पीछे छोड़कर हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, सोच विचार करना है। नया दिन हमें ये नवीद सुनाता है। तो आज भी हम किसी ऐसी कह लें कि मौजू के ऊपर, ऐसे चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे हुनर पर जो हमारी ज़िंदगी को आसान और हमारे रिश्तों को मज़बूत बना सकता है, और वो है दूसरों को सुनने का फ़न। ये एक ऐसा हुनर है जो दूसरों को आपसे लगाव रखने पर मजबूर कर सकता है। हम समझते हैं कि सिर्फ अच्छा बोलने वाला ही शायद महफ़िल की जान होता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर अच्छा सुनने वाला ना हो तो बोलने वाले को सुनेगा कौन, इसकी अहमियत को सराहेगा कौन। फिर अक्सर हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर मौजूद होती है कि हम किसी की बात ना सुने। और यही हमारा अलमिया भी है। चाहे तो इरादतन कोई ऐसा ना भी सोचता हो, मगर ये चीज़ हमारी कह लें कि नफ्सियात में बैठ गई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हमारे पैदा भी होते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक इंसान के मसले सिर्फ अच्छे से उसका मौक़िफ़ सुन लेने से ही हल हो जाता है। और ज़रा आप ये सोचें, बल्कि अपने मुतल्लिक़ ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या आप दूसरों को वही तवज्जो देते हैं जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं? नहीं ना। तो बस ये ज़हन में रखें कि किसी के लिए एक अच्छा लिसनर साबित होना बहुत बड़ी बात है। बोल तो हर कोई लेता है, बट सुनने वाले कोई कोई होते हैं। ये सुनने का जो फ़न है ना, ये किसी किसी में होता है। तो इसलिए अच्छा लिसनर होना बहुत बड़ी बात होती है। इससे आपको भी फ़ायदा पहुंचता है। और सुनना महज खामोश रहना नहीं होता, बल्कि पूरी दिलजमई और तवज्जो से दूसरों को समझना होता है। एक मिसाल से इस कॉन्सेप्ट को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि होता क्या है। अब आप समझें कि अगर किसी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत हो और हम उसे पानी देने के बजाय अपनी मर्ज़ी से सिर्फ खाद ही डालते जाएं, तो वो क्या पौधा ज़िंदगी में फले फूलेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी नशोनुमा ही सही नहीं होगी। इसी तरह हर इंसान को ना अपनी बात कहने और अपनी बात सुनने जाने की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे मशहूर माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि जनाब ज़्यादातर लोग समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। और ये बहुत हमारा बुरा रवैया भी है। हम गौर नहीं करते हैं। सिर्फ इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं जो इतने पेचीदा बन जाते हैं कि जिन्हें हल कर पाने के लिए पंचायतें हमें लगानी पड़ती हैं। और अगर हम सिर्फ इस सादा से उसूल पर अमल कर लें कि खामोशी से किसी को सुनना है, तो बहुत बेहतरी आ सकती है, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी घरों में हम मौजूद होते हैं, हम ऑफिसेज़ में जाते हैं, वहाँ पर दूसरों की बात सुनने की आदत अपने अंदर पैदा करें। बॉस को चाहिए कि जनाब वो अपनी टीम के आम से आम मेंबर की भी बात सुने। बड़ों को चाहिए कि वो छोटे से छोटे बच्चे की जो राय है ना, उसको भी अहमियत ज़रूर दें। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि जनाब अपने ख़यालात का इजहार करना हर फ़र्द का एक बेसिक बुनियादी हक मौजूद है। इसी हवाले से मौलाना रूमी ने फरमाया था कि बात के दौरान खामोश रहने से आपके सामने वाले के दिल के राज तक को आप जान सकते हैं। तो आप बस इतना ही आज के लिए मुझे लगा कि बस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि किसी और चीज़ पर गौर करें ना करें आप, पर आज का दिन गुजारते हुए इस बात पर ज़रूर गौर करें कि आपने दूसरों को सुनना ज़रूर है। आप अपनी भी सुनाएं, लेकिन दूसरों को भी सुनने की सकत अपने अंदर ज़रूर रखें। हम ये कह लेते हैं कि दूसरे हमारी सुने, लेकिन हम किसी की सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने अंदर भी थोड़ा सा वो मादा पैदा करें और टॉलरेंस लेवल अपना बढ़ाएं कि आप किसी की भी बात सुन सकें। तो इसी नोट पर यही कहूँगी कि जनाब खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इसमें किसी के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना आपके ना किसी और के। तो अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी आपकी वजह से खुश रहेंगे। आपके मुँह पे मुस्कुराहट होगी तो कोई और आपको देखेगा तो वो भी
उस मुस्कुराहट को देखकर खुश हो जाएगा या वो भी मुस्कुरा जाएगा। और अगर कोई और आपको देखकर मुस्कुरा रहा है तो आप ये समझ लें कि उसका दिन कितना अच्छा गुजरेगा अगर आप उसके लिए एक बाई से मुस्कुराहट बन चुके हैं कि उसके माइंड में कितना कुछ चल रहा होगा, और अगर आप उसको मुस्कुरा कर देख रहे हैं तो उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा। तो इसलिए अपने लिए भी अच्छा सोचा करें और दूसरों के लिए भी अच्छा ज़रूर सोचा करें। पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए। आई नो बहुत नेगेटिविटी, बहुत टॉक्सिक माहौल होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तों के अंदर भी इवन दो, बट फिर भी अपने अंदर आप पॉजिटिविटी को ढूंढते रहा करें, खोज लगाया करें अपने आप की, अपनी कायनात को ढूंढने की कि कहाँ पर हम लोग लैक कर रहे हैं, कहाँ पर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो हमेशा अपनी सोच, अपनी थिंकिंग आपने ना मुस्बत रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। तो इंशाल्लाह जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी ज़िंदगी में स्टेप लेते हैं तो वो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। तो इसके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। और जिस तरह कहा जाता है कि जनाब आपको सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है और उसमें आपने सब्जियों का भी इस्तेमाल करना है, उसमें आपने फलों का भी इस्तेमाल करना है, उसमें आपने मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, हर्बल चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा आपने लेनी है। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो विंटर शुरू हो गए हैं, बल्कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसमें आपने अपनी इम्यूनिटी को किस तरह बूस्ट अप करना है, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप इनटेक करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपकी ओवरऑल जो सेहत है ना वो बरकरार रहती है और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से जो है ना वो बच सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी कि जनाब हमने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त किस तरह बढ़ानी है घर में ही रह के, और ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिनसे हमने घर में रह के ही दवाइयों से छुटकारा हासिल करना है और उनको अपनाना है। तो हमारे साथ हर्बलिस्ट नईमा राव मौजूद है स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स और जो कह लें कि रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नईमा साहिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सर्दियां हैं और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो इसमें क्या क्या मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आई हैं और यहाँ पे आपने हमें बताना भी है। तो सबसे पहले तो बताएं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, एसेंशियल है? सबसे पहले ना मैं देखने वालों को और सुनने वालों को मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि इम्यूनिटी सिस्टम है क्या। ठीक है। ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे अंदर एक फौज रखी है, एक डिफेंस सिस्टम बनाया एक डिफेंस सिस्टम है। आप ये कह सकते हैं कि जितनी अच्छी हमारी डिफेंस की तैयारी होगी, दुश्मन उतना हमसे दूर रहेगा। बिल्कुल। फिर अब आ जाते हैं इसकी तैयारी पे कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एक ही स्लोगन है कि आप नेचर के करीब रह के आपका ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता ही रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आजकल बात आ गई है कि मिनरल लें, विटामिन लें, सप्लीमेंट्स लें। हाँ। पहले क्या था कि पहले हम मिनरल्स लेते थे, हमारे 4 से 5 तरह के तो आटे होते थे, सारे फ्रूट्स खाते थे, सारी सब्जियां खाते थे, तो हमें ये सुनने को भी नहीं मिलता था कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो गया है या बाहर की कोई भी जो इन्फेक्शन है जो हमें घेरते हैं, वो कभी कभार बहुत ठंड में बहुत कह ले कि कभी कभी कोई बीमार होता था। वो अब तो हर कोई हर टाइम बीमार रहता है, क्योंकि हमारा अंदर वीक इतना हो गया, हम कमजोर इतने हो गए अंदर से, इंटरनली हम बहुत ज्यादा लो हो गए। उसकी इंटरनली की वजह पता है क्या है कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल एक तो ऐसा हो गया, फिर ऊपर से हमारी डाइट ऐसी हो गई है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नेचर के करीब रहें, नेचुरल चीजें खाएं, नेचुरल रेमेडी खाएं। मैं आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के किचन से ही, जिनको आप भूले हुए हैं, ठीक है, जिनको आप भूले हुए, आप लोगों की किचन से ही एक ऐसा सुलेमानी कहवा लेके आई हूँ। अच्छा, सुलेमानी कहवा आज हम पिएंगे। सुलेमानी कहवा है, बिल्कुल। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? उसके लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये सबसे पहले विटामिन सी
फुल ऑफ सोर्स विटामिन सी, हाँ, सर्दियों लीमू। का गर्मियों का फॉरएवर हमें मिलता Exactly, है हाँ। और हम इससे फायदा नहीं उठाते। इसको हम यूज करते हैं तो किस तरह, जब थोड़ा सा हमने वेट अपना जो है वो लॉस करना होता है ना, वेट करना, तो लॉस बस, जर्नी की तरफ जाना होता है, तब हम इसको लेकिन यूज आप करते इसको हैं। अगर डेली अपनी डाइट में रखें तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत स्ट्रांग रहता है। अच्छा, विटामिन, ये लेमन हो गया। इसके अंदर मैं अब आप लोगों के सामने डालती रहूंगी उठा उठा के, इसलिए मैं दूसरी प्याली लेके आई हूँ, ठीक है अगर जी। आप लोगों को नजर आ रहा हो तो। ठीक है जी, हाँ जी। ये है एक दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, दालचीनी ठीक का है? टुकड़ा, ये ये इतना मैं- ही जितना आपने लिया हुआ इतना ही हाँ, लेना है? इतना सही मैं बता रही हूँ, 3 कप के लिए। अच्छा, ठीक 3 है? कप हाँ के जी, लिए, 3 ठीक कप के है। लिए दिन में ओके। 3 कप ही आपके लिए काफी है। ओके। ठीक है, और एक टाइम आपने सुबह बना के रख लेना है, बार बार नहीं बनाना, और उसी वो को आप गर्म पूरा करें और दिन पिए, पी सकते हैं। उसी को ठीक गर्म है करें जी। और पिए। ओके। मैं कोशिश करती हूँ आसानियां बांटो हाँ, लोगों के बिल्कुल लिए। हाँ ऐसे ही जी, है। इतना सा दालचीनी और का वैसे भी टुकड़ा, गैस का भी मसला है ना, गैस का भी मसला है, वो भी नहीं आती इससे ये है। सिर्फ एक तो मैं आज सलमानी कहवे में बता रही हूँ ना आप लोगों को, अदरवाइज ये कि इसके दालचीनी के बहुत से फायदे, भी बहुत आपके से इम्यून फायदे सिस्टम हैं, को जब बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग करेगी तो आपकी स्किन ऑब्वियसली बहुत फ्रेश सही होगी, है। आपके बाल अच्छे होंगे, ठीक है। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। हाँ। ठीक है, ये दालचीनी का इतना सा टुकड़ा, ठीक है। और ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची, हाँ जी, आपने या तो इसके दाने डालने हैं तो हाफ डालने हैं, वरना इसको बंद डालने हैं इसी तरीके से। अच्छा, ठीक है। खोल ओके, के बड़ी मुंह नहीं इलायची। खोलना इसका। ठीक ठीक है। हो गया, ये बात आप लोग उसको माइंड में साबुत रखें। ही डालना है। साबुत डालना है, बंद ठीक है। डालना है। अगर खोल के डालना है, ये छोटी है तो फिर दाने थोड़े से डालने, इसके ओके, आधे दाने ठीक हो है गए। जी। ठीक है, 2 इलायची, सब्ज इलायची, सब्ज इलायची, हाँ। मतलब छोटी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, एक बड़ी हाँ। वाली, 2 सब्ज 2 इलायची, सब्ज छोटी इलायची, वाली, दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी ठीक का है? एक टुकड़ा, और हाँ। साथ ही साथ एक साथ लीमू। में अब आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, ये है हाफ, आधी चम्मच, आप आधी कह सकते चम्मच हैं सौंफ। ठीक है। ये देखिए सारी चीजें आप लोग हाँ, जानते हैं, बस ये कि बिल्कुल। करते नहीं है हम, है ना। हाँ, सौंफ। और इसमें 5 से 6 दाने काली मिर्च, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। साबुत काली ठीक है। मिर्च, ठीक है, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत काली मिर्च, 1 लौंग, ठीक हो गया, 1 लौंग, एक लौंग होगी, ठीक और है। ये इतना सा जीरा, जीरा भी जाएगा? जी, बिल्कुल काले वाला जाएगा। या सफेद वाला? सफेद जीरा। सफेद जीरा जाएगा, ये ठीक देखिए, है। ये अच्छा, ये काले और 1/4 सफेद में वैसे फर्क क्या है? सफ़ेद जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता ओके। है, और जो काला जीरा होता है ना, हाँ। वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो गरम मसालों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हाँ, तो थोड़ी वो। सी उसकी तासीर गर्म होती ओके। है, अदरवाइज कोई इतना खास फर्क नहीं ठीक होता, बट ये ज्यादा लेकिन strong यहाँ है। पे जो है ना, हाँ, आपने यहाँ पे हम सफेद सफेद वाला जीरा इस्तेमाल जीरा यूज करेंगे, करना है, ठीक 1/4 है। ओके, 1/4, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर आप लोगों ने जो इजाफी चीज डालनी है, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो है थोड़ा 2 से 4 पुदीने की डंडियां। ओके, ठीक है? ठीक है। और जब- पुदीने की डंडियां? पुदीने की डंडियां, पूरा पुदीना। अच्छा, ठीक ठीक है ना, है। पुदीना जिस तरह आएगा, डंठल भी और उसके पत्ते भी, हाँ, ठीक वो है। आपने पुदीना डाल देना ओके। है। 4 गिलास पानी के अंदर आपने 4 कप पानी के अंदर ये चीजें इतनी सी डालनी ठीक है, है। और बस और ये इसको जब 3 कप बना लेना है। इसका 3 कप बना लेना, दोबारा फिर आपने नहीं पकाना, थोड़ा सा गर्म किया और पी लिया। ठीक है। आपकी इम्यूनिटी, आपका अंदर का जो आपकी गट है, Immunity जो है ना, वो इम्यूनिटी boost up जो है होगी। वो बूस्ट अप होगी आपकी। ठीक है, जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी तो आपकी स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ग्लो जी। आएगा आपकी, जब आप अंदर से, मैं कहती हूँ जो ये फेस है ना, ये हमारी स्क्रीन है, हाँ जी, ऐसे ही है। जैसा हम अंदर से होते हैं वैसा ही उसी नजर तरह आता है, हम लोग बाहर वैसे से ही जो हम है ना, वो नजर हमारा आते हैं। रिप्रेजेंट कर रहा होता है हाँ जी। इंटरनली हमारी। और इसके अंदर well-being एंड को। पे जो आपने डालनी है, ये मेरे पास होती है, सब हल्दी। देखें, ये मैं लिख के लेके आई हूँ स्पेशल लोगों को दिखाने के लिए, आंबा हल्दी, आंबा हल्दी। वाइल्ड टर्मरिक भी बोलते हैं इसको। अच्छा। आंबा हल्दी है ये। अच्छा, ठीक है? ये कोई डिफरेंट होती है हमारी जी, जो जी। घरों में हम ये यूज करते हैं ये उससे? ब्यूटी में और मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, और जो ये- हम सालन में इस्तेमाल करते हैं वो कलर छोड़ती है। अच्छा। इसलिए तो कहते हैं कि अगर किचन वाली हल्दी आपने रेमेडी में इस्तेमाल करते हो, जस्ट 1 पिंच, हाँ, वो बिल्कुल 1 पिंच करे, 1 वरना तो pinch। आपको पूरा पीला कर पीला देगी। कर देगा। ठीक है, आपने इसके अंदर ये इतनी सी आपने आंबा हल्दी और ये डालनी मिल है, जाती है बस। आराम से जी, मार्केट जी। में से? पंसार से मिल पंसार जाती से है, मिल इजीली जाती है, मिल जाती ठीक है। है। और फिर दूसरी चीज बिल्कुल थोड़ी सी ये आप देख लोगों सकते ने हैं यूज आप। करनी है, देख सकते हैं जी ये आप देख सकते स्क्रीन हैं, पर। इतनी सी। ठीक हो गया, ठीक है जी। ये फिर जब आपने अपना कहवा डालना है गर्म करके, तो उसके अंदर ये प्योर हनी है मेरे पास, ये मैं अच्छा सर्दियों जी। का इंशाल्लाह अब ये करेंगे। देखें, आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा, बूस्ट अप होगा ही होगा ना, आप लोगों को जुकाम होगा ना, ये सर्दी का जो होता है ना अटैक, जिसको हम Attack कह रहे हैं, होता है, जिसकी वजह से flu, हमें influenza, एंटीबायोटिक लेनी हाँ, पड़ती बिल्कुल है, ऐसा ही है। आपकी एंटीबायोटिक से जान छूट जाएगी। और ये मैं अपने घर का आप लोगों को बता रही हूँ कि पिछले पूरे साल
मैंने अपने घर में अम्बा हल्दी इस्तेमाल करवाई है। अच्छा। अपने बच्चों को दूध में लें, आप चाय में लें, आप हल्दी तो वैसे ही कहते हैं बहुत अच्छी है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, लेकिन ये वाली अम्बा हल्दी ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, कुदरती एंटीबायोटिक है। ये आपने भी पूरी सर्दी अगर वैसे ही आप इसको सिर्फ लेते रहे ना जस्ट गर्म पानी में, हाँ जी, और रात को सोते हुए लें, तो मैं बताती हूँ रात को सोते हुए लेंगे तो वैसे ही आपका जो होता है ना, लोगों को जुकाम की वजह से सांस बंद होता है, हाँ, ये उसकी वजह से नॉस्ट्रल ब्लॉकेज हो जाती है, रात को सांस नहीं आ रहा होता। तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपने बता दिए, एक हमारा इंग्रेडिएंट रह गया था, वो आ गया है, वो आ गया है, वो पुदीना आ गया मेरा, फ्रेश पुदीना। ठीक है, आप लोगों का ये फ्रेश, इतने से क्या लिए 4 कप के लिए, ठीक है, आपको ये 4 डंडियां, ठीक है, काफी हैं, ठीक है, बस इतना सा। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने 4 कप पानी लेना है, ये सारी चीजें डालनी है, ठीक है। बाद में आपने ये सिर्फ ये ख्याल करना है कि लेमन और हनी ये आपने बाद में ऐड करना है, ये एंड पे आपने ऐड, हाँ, ये चीजें सारी एक साथ बॉईल होंगी जो मैं पहले बता चुकी हूँ। हाँ जी। ये पुदीना जो है इन्हीं के साथ बॉईल होगा। 4 कप पानी लेना है, जब रह जाए 3.5 कप तो बस आपने उसके बाद इस्तेमाल करना है। वो सारा दिन का आपका कहवा बन गया। जिस वक्त आपने लेना हो आपने बस उसको नीम गर्म करना है और थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा आपने हनी डालना और यूज करना है। आप चाहे जो मर्जी खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये हमारा बहुत स्पेशल सलमानी कहवा है, हाँ जी, खास तौर पे ये डाइजेशन के लिए भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। और ये सारे पी सकते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब पिए, ठीक है। और जिनको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन वो हनी से थोड़ा सा, वो हनी से अवॉइड करे, वो बाकी जो है ना वो बहुत अच्छी सारी चीजें उनके लिए बहुत अच्छी, ठीक है जी, ये सबके लिए बहुत अच्छा है, तो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज है जो हम, इसके अलावा हमारे पास ये चीजें हैं कि आजकल जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि फैशन चला हुआ है फास्ट फूड का, इवन कि हमने फ्रूट्स को भी फास्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर क्रीम्स, ठीक है, ये डाल के, तो वो हमारा अंदर उसकी वजह से अनहेल्दी हो गया, सिर्फ टेस्ट रह गया है कि अंदर हमारा बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने लगी कि जो आप लोगों की गट हेल्थ जहाँ से हमारी अच्छी होगी, जहाँ से हमारी फौज जो है अंदर वाली कुव्वत मुदाफिया जिसको बोलते हैं, जो अल्लाह ताला ने कुदरती एक निज़ाम रखा है, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ही हम अपना दिफा कर सकेंगे, अच्छे से डिफेंस सिस्टम जब हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये चीजें मैं शो कर दूं पहले, जो चीजें मैंने इसके अंदर डाली हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि सर्दियों के फल हैं, मेरे ये सारे सर्दियों के फल हैं। ये साथ में सब्जी भी आप देख सकते हैं, ये खीरा है इसके अंदर, ठीक है, खीरा है इसके अंदर, अनार है, ठीक है, और ये पपाया है, पपीता नजर आ रहा होगा आप लोगों को, साथ में सेब है, अमरूद है, और फिर एक ये लेमन है, विटामिन सी, इसमें भी लेमन डालना है, लेमन डालना है, थोड़ा सा, हाफ लेमन डालना है, और 3 जो है हमारे पास फ्रूट हो गए हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने ये बताया तो यही ले, इसकी जगह आप चुकंदर ले सकते हैं, इसकी जगह आप शलजम ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है गाजर का, गाजर ले सकते हैं आप, कोई भी सब्जी, कोई भी, मैंने एक कॉम्बो बताया आप लोगों को, ठीक है। फ्रूट्स भी आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, आप लोगों ने ये नहीं कहना अनार ही लेना है हमने या कुछ भी लेना है, ये आप लोगों ने लेके इसके अंदर आप लोगों ने कोई शुगर नहीं डालनी, ठीक है, कोई स्पाइस नहीं डालने, ठीक है, आप लोगों ने जो चीज डालनी है वो आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, वो है दही कोशिश करें कि आप लोगों का अपना घर का जमा हुआ दही हो। अच्छा, और अगर घर का जमा हुआ ना हो तो फिर क्या करें? तो फिर जहाँ से आपको तसल्ली हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि डब्बे वाला दही लें, अच्छा नहीं, डब्बे वाला दही नहीं लेना, नहीं, डब्बे वाला खुला दही लेना, खुला दही लेना, खुला दही ले सकते हैं, वो फिर भी डब्बे वाले से तो बेहतर है ना, ठीक है, घर जैसा नहीं है लेकिन डब्बे वाले से बेहतर है, डब्बे वाला वो प्रिजर्वेटिव्स उसमें बहुत ज्यादा यूज किए हुए होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और फिर पता नहीं उसमें क्या कुछ डलता है शेल्फ लाइफ के अलावा भी, पता है क्या, ये जो हम नेचुरल चीजें खाएंगे ना वो उसको अनहेल्दी कर देगा, हमने हेल्दी अपने आप को रखने के लिए ये चीजें खाइए। ये आपने इसके अंदर इतना से देखिए फ्रेश दही है मेरा, ये आपने घर में बनाया, ये मैंने घर में बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये इतना सा आपने इसके अंदर योगर्ट डालना है, ये आपकी बड़ी मजे की चाट बन जाएगी। इसके ऊपर आप ये है कि थोड़ा सा अगर चाहें, अगर बीपी के मरीज नहीं है तो हल्का सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और हनी ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने चाट मसाला नहीं डालना, नहीं चाट मसाला नहीं डालना चाट मसाला नहीं डाला, काली मिर्च और नमक कह रही हैं, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी हनी जो है ना वो यूज कर सकते हैं आप, ये चाट बना के आपने खानी है, ठीक है। ये एक बड़ी खूबसूरत सी और बहुत ही हेल्दी
आपके इम्यून सिस्टम को जो है ये बूस्ट अप करेगी, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करके आपकी स्किन को अच्छा करेगी, आपके जो बाल हैं उनको अच्छा करेगी। जब आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी तो ये चीजें ऑब्वियसली अच्छी ही होंगी। एग्जैक्टली मतलब आपकी अगर गट हेल्थ ही खराब है ना, आपका स्टमक ही खराब है, तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी है या आपकी सेहत है वो सफर करती है। तो बस आप ये, मैं कहती हूँ कि नेचर, मेरा एक ही स्लोगन है कि आप नेचुरल खाओ, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाओ, ऑर्गेनिक और नेचुरल जियो, नेचुरल जियो, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आए, बैक टू नेचर। आखिर आप लोगों ने बहुत ही याशियां कर ली, आखिर आप लोगों को नेचर की तरफ आना पड़ेगा। इवन दो कि अब आ भी रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ भी रहे हैं, अब आ गया, शुक्र आप लोगों को समझ आ गई है कि उस वक्त वो एक नया नया फैशन चला था ना कि बस हमने ऑर्डर करना है, बाहर का ही खाना है, बाहर का ही खाना, आखिर लोग थक जाते हैं बाहर का खा। अच्छा, अब ये मुझे बताइए नईमा साहिबा कि ये कौन कौन खा सकता है? ये देखिए, ये इतना सा, इसके अंदर मैंने हाफ, ये इसीलिए काट के आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है, हाफ एप्पल गया इसके अंदर, ठीक है, इतना ही एक स्लाइस इसका जो है ना पपाया का गया है, ठीक है, एक बंदे के लिए काफी है, ठीक है। इसके अंदर इतने से साइज का एक अमरूद गया है और हाफ अनार, वो अच्छा, हाफ अनार गया है, थोड़ा सा ही उसमें हम लोगों ने क्यूकम्बर डाला है, हाफ लेमन है, ठीक है, और आपके सामने 4 चम्मच दही डाले। ये आपका एक हल्दी आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट बन गया। अगर ब्रेकफास्ट ना स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। डायबिटीज के लोग खा सकते हैं जी, इसको खा सकते हैं, इसको खा सकते हैं। देखिए ना, इसके अंदर पपाया है जो वो भी डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है। इसके अंदर हमने लेमन डाल दिया, विटामिन सी तो वैसे ही डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं खुद डायबिटिक पेशेंट थी, मैंने अपनी ही रेमेडीज के साथ, अपने ही टोटकों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो शुगर है वो रिवर्स की है। That's good. अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, यही सुलेमानी डायबिटीज है, ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही मैं बताती हूँ कि मैंने यही सारी इजादात जो हैं मेरी, जो सारे आप लोगों के सामने रेमेडीज आती है, जरूरत इजाद की माँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ती कि मैं इजाद कर देगी, इनके ऊपर वर्क कर देगी, लोगों को करवाती गई। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने करवाया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि ये भी हम करके देखेंगे और फिर आपने हमें इसका फीडबैक भी देना है कि आपको इसका जो है ना रिजल्ट कैसा आया है। उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा आएगा। जितना आप नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज की तरफ जाते हैं ना, आप उतना ही अच्छा और सेटिस्फाइड होते हैं। मैं यही इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चॉइस रखी है कि आप लोग फ्रूट वेजिटेबल आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं वो लोग भी ये खा सकते हैं? हाँ, वो लोग भी खा सकते हैं। देखिए, एकदम से तो आप ये तो नहीं ना कि आप क्रश डाइट पे आ जाएं, आपको पहले इस तरह की चीजें, इस तरह की रेमेडीज करनी पड़ेंगी थोड़ा सा, ताकि आपका स्टमक जो बेचारा डिस्टर्ब ना हो। कि पहले तो इतना कुछ मिल रहा था, मजे मजे का था, अब एकदम से कुछ भी नहीं मिल रहा है, एकदम ही स्टॉप लग गया। तो आप इस तरह की चीजें लें, आप फाइबर वाली चीजें लें। और दूसरी बात एंड पे मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि हम खुद 80% पानी से बने हैं। बिल्कुल ऐसे आप जितना पानी पिएंगी ना, पानी आप, हमारा सबसे पहले मसला क्या होता है कि हमारी कुव्वत मुदाफियत क्यों कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्यों वीक होता है, पानी पीना छोड़ देते हैं, जैसे ठंड आती है हम पानी पीना छोड़ देते हैं। तो आपने अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखना, और दूसरी वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो पानी की कमी है उसको पूरा कर देगा कहीं ना। तो ये हमारी आज की होम रेमेडीज थी कि किस तरह आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है इस सर्दियों में। आप ये ज़रूर करिएगा। मैं भी ये जो सुलेमानी कहवा है ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि सर्दियों में मुझे जो फ्लू का अटैक है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं भी इसका इस्तेमाल करके ज़रूर नईमा साहिबा आपको बताऊँगी। तो हमारे साथ नईमा राव मौजूद थी, हर्बलिस्ट है। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आप यहाँ पर आई और हमें आपने घरेलू नुस्खे बताएं कि किस तरह हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से। पहले तो हमने कुछ घरेलू नुस्खे देखे हैं ना, और जानने की कोशिश की है कि किस तरह हमने जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। एक कह लें कि अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया है कि जो इंसान है ना, उसके 2 दिमाग हैं। एक तो ये हमारा दिमाग है ही है, दूसरा जो स्टमक है ना वो भी हमारा दिमाग ही है। क्योंकि अगर आपका स्टमक ख़राब होता है तो आपका ओवरऑल जो बॉडी सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह अगर हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है तो हम लोग की बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है, या उस तरह प्रोडक्टिविटी नहीं आती है जिस तरह पहले आ रही होती है।
तो आज हमने इस पे बात करनी है कि बहुत सारे ऐसे कह लें कि आदत हैं हमारी, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक है या हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ कि हम लोग जो गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि जनाब सर दर्द हुआ तो ये पेन किलर खा लो, कुछ और हुआ ये पेन किलर खा लो, तो हल्का सा बुखार हुआ है तो ये मेडिसिन खा लेते हैं। मतलब किसी से पूछे बगैर जो हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे गुड बैक्टीरिया को किस तरह किल कर रहे होते हैं और वो हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को किस तरह ख़राब करते हैं, उस पर हमने बात करी। और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, और क्या सारी दवाइयों को अपनी लाइफस्टाइल से निकाल कर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच मुनीबा। डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल की हमने बात करनी है। जिस तरह मैंने बात की है कि अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया है कि इंसान में ना दो दिमाग हैं, एक तो हमारा ये है, दूसरा हमारा स्टमक भी हमारा दिमाग ही है, कि जैसे ही हम लोग कुछ सोचते हैं तो हमारा स्टमक वो रिएक्शन देता है। हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो इस तरह के एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है कि हमारा फ़ौरन से स्टमक ख़राब हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो मुझे बताइए कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह बेहतर हो सकता है अगर हमारा स्टमक ही ख़राब है तो? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। सबसे पहले तो ये कि इसे एक कनेक्शन है जो असल वाला दिमाग है और जो दूसरा आपने कहा है, इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। हाँ जी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि खुराक की नाली और मैदे के अंदर जो है न्यूरॉन्स जो कि यूनिट होते हैं, इंटें होती हैं जिनसे ये इमारत बनती है नर्वस सिस्टम, वो सबसे ज़्यादा या दिमाग में है वो सेल्स, या फिर खुराक की नाली और आंतों में है। अच्छा। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इनका दोनों का जो राब्ता है वो मिनट टू मिनट है और हेल्दी डाइजेशन एंड हेल्दी हेल्थ प्रोसेसेस। अब आपने जो बात की हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए ये बड़ा होलिस्टिक सा टॉपिक है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी तो ये है कि साफ़ खाना, साफ़ पानी, जो हेल्दी लाइफस्टाइल का पिवटल एक पार्ट है। और उसके बाद फिर बहुत सारे माइनर इश्यूज आ जाते हैं जिसमें स्लीप साइकिल का रिवर्सल या उससे बचना, स्लीप का एडिक्वेट आवर्स में क्वालिटी स्लीप लेना, फिर उसके बाद तफक्कुरात से गैर ज़रूरी सोचों से दिमाग को महफूज रखने की कोशिश करना, फिर उसके बाद आ जाती हैं कि आप एडिक्शन से अपने आप को बचाएं। एडिक्शंस जिस तरह अल्कोहल है, जिस तरह स्मोकिंग भी तो है ना जी, अल्कोहल है, स्मोकिंग है और स्मोकिंग से एसोसिएटेड बहुत सारे नशे हैं जी। हाँ जी। उन सब से अपने आप को, अनहेल्दी सब्सटेंस अब्यूज से अपने आप को, इवन दो के फास्ट फूड से भी, वो भी एक एडिक्शन है। उसके बाद आ जाता है जी कि एडिक्शन जो मॉडर्न ज़माने की है, मोबाइल की एडिक्शन, जिससे पोस्चर की ख़राबी हो रही है, जिससे आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, जिससे आपका सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। फिर उसके बाद आपका सॉल्ट्स, जो जिस्म में हम लेने वाला नमक है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद नहीं है। तो सॉल्ट इंटेक को, शुगर इंटेक को कम से कम करना, रिफाइंड फूड जो हैं, जिस तरह ये आपने अभी बात की फास्ट फूड है जो कैलोरी रिच कंटेंट जिनका बहुत है, जिनमें ट्रांस फैट्स हैं, जिसमें प्रोसेस्ड फूड है, इन चीज़ों से बचना। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना, ये एक बहुत हॉलिस्टिक सा टॉपिक है। इसमें आप तवक्कल सोच को एक अपने गैर ज़रूरी, देखिए हाईवे की तरह है ना ज़िंदगी, आपके आगे कोई ना कोई तो जा रहा है। अगर आपके पास 100 रुपये जेब में हैं तो आपके पास 1000 रुपये वाला मिलेगा, 1000 है तो लाख रुपये वाला। तो हाईवे, हर कोई गाड़ी आपसे कोई ना कोई आगे जा रही होती है। तो अगर आप उस दौर में पड़ेंगे तो गैर ज़रूरी तौर पे दिमाग को आप मफलूज कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में कंपोनेंट्स में आप अपनी ज़ात से शुरू करके जब शुरू करते हैं देखना, तो वो एक माशरे को एज ए होल आप बहुत सारे मामला से बचा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे जैसे मैंने बात की है कि गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है, ये इसमें वाकई ऐसा है? देखिए, बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिसकी तादाद अगर किलोज़ में देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में
1.5 किलो के करीब ऐसे बैक्टीरियाज हमारी गट में हैं जो बहुत सारे मुफीद काम कर रहे हैं, वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज उनको कहते हैं। ठीक है। अब ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज का इतना जिस्म में अहम रोल है कि बहुत सारी बीमारियों से लेके बहुत सारी बीमारियों के बचाव तक इसका इम्बैलेंस या डिसबैलेंस जो है वो उसमें पॉजिटिव फैक्टर समझा जा रहा है। मतलब मिसाल आसान ज़बान में समझाता हूँ कि अगर ये रेशो जो है हार्मफुल बैक्टीरिया की और हेल्दी बैक्टीरियाज की डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। और जब एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं या गैर ज़रूरी खाते हैं, लंबे अरसे तक खाते हैं, अनसुपरवाइज खाते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो ये तमीज़ भूल जाते हैं वो केमिकल्स के ये हार्मफुल हैं या ये फ्रेंडली हैं। और जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो क्रॉस द बोर्ड उनको वो किल करने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनका। सही। मतलब पहले तो ये था ना कि दवाइयाँ पिन पॉइंटेड एक जरासीम के खिलाफ हों, ये इतनी इसकी इफेक्टिवनेस उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है कि वो सब लोगों को, सब बैक्टीरियाज को किल कर, उससे वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था पिछले दिनों, वो जो बड़ी हैरानी वाली एक एस्पेक्ट था कि ये इम्बैलेंस ऑफ फ्रेंडली और हार्मफुल बैक्टीरिया, आप गैस करें कि मोटापे में उन्होंने कहा है कि ये जब बैलेंस ख़राब होता है तो बंदा का वज़न बढ़ जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हर चीज़ से उसको लिंक किया जा रहा है। और उन्होंने कहा जी अगर एक बंदे की बैक्टीरियाज को जो कि थिन लीन है आप किसी मोटे बंदे के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें तो वो शायद पतला हो जाए। मतलब एक एस्पेक्ट उसका ये रिसर्च का बात हो रही थी इस पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी बीमारियों की होने की वजूहात में से एक शामिल होने जा रहा है। तो एक तो आपने जैसे कहा कि गुड बैक्टीरिया अगर किल हो रहा है तो एक न्यू रिसर्च है कि आप मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ कह लें कि गुड बैक्टीरिया हो रहा है या वो उनकी तादाद जो है उनकी रेशो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मेदे के अंदर कम हो रही है? कोई ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि अगर गुड बैक्टीरिया कम हो रहा है तो कोई ऐसे इन्फेक्शंस हमें हो जाए, मेदे की प्रॉब्लम शुरू हो जाए हमें? देखिए IBS से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें ये बैक्टीरियाज का रोल है। फिर बहुत सारी बीमारियों में जब हम देखते हैं और जब हम बेजा हमें पता होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स किसी अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए किसी और मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए देनी है तो हम इसको एज्यूम करें कि इसमें से हम अपने गुड बैक्टीरियाज को ख़त्म कर रहे हैं। साइन सिम्टम्स आमतौर पर हाजमे की ख़राबी की सूरत में, बाज़-औक़ात पतले पखानों की सूरत में, बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन, बाज़-औक़ात पेट में मरोड़ का बनना, दर्द का होना, इस तरह की चीज़ें की सूरत में बाज़-औक़ात अलामात भी आ रही होती हैं। लेकिन इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड यही है कि आप इसको उनकी हेल्दी बैक्टीरियाज़ की नशोनुमा को साथ ही बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ तो कैप्सूल फॉर्म में गुड बैक्टीरियाज़ भी आ गए, उनको आप खा लें तो वो आपकी कमी को पूरा करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो गुड बैक्टीरियाज की डाइट है वो फाइबर है, नेचुरल फूड्स हैं, तो वो जब हम दे रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हम उनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फाइबर का रिच सोर्स आपकी सब्जियां, आपके फ्रूट्स, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां, ठीक है, और ये जो नट्स हैं ये, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा फाइबर भी होता है। सही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका एक तो फाइबर का इंटेक भी हो जाएगा और अगर आपके इम्बैलेंस हो रहा है आपके गुड बैक्टीरिया का या वो ख़राब हो रहे हैं तादाद या रेशो उनकी कम हो रही है तो वो भी आपकी सही हो जाएगी। अच्छा, IBS सिंड्रोम की आपने जैसे बात की है, ये यूजुअली किन लोगों में पाया जाता है या सब में ये हो सकता है? IBS तकरीबन 25% पॉपुलेशन को मुतासर करता है, हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं, यानी हर 4 में से एक बंदा IBS का शिकार है। IBS की है कि मेदे और आंतों की हरकत के दरमियान जो रिदम होता है, इसमें खुराक मुंह से लेके पखाने की नाली तक जाती है रिदम की सूरत में, वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें बाज़-औक़ात आंतें तेज़ हरकत कर रही होती हैं तो डायरिया हो रहा होता है, बाज़-औक़ात आंतें स्लो हरकत करती हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। इसके अलावा इसके एसोसिएटेड पेट दर्द है और उसमें बाज़ सूरतों में बाज़ खुराक को ट्रिगर ऐसा है जो पेशेंट ने आइडेंटिफाई किया होता है कि मैं अगर माश की दाल खाऊं तो मेरे पेट में हमेशा ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, दर्द हो जाती है। तो ये एक पूरा सिम्टम्स का कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम उस केयरफुल हिस्ट्री और फिज़िकल के बाद हम उसको लेबल लगा रहे होते हैं कि इरिटेबल। और यूजुअली जो आपने सवाल किया कि जवान लोगों की बीमारी है, एक्टिव लाइफस्टाइल में जो 20 से 40 साल के लोग हो रहे होते हैं
उन्हीं को, और स्ट्रेस इसकी बहुत बड़ी है। अच्छा, स्ट्रेस इसकी बहुत बड़ी है क्योंकि ये वो उम्र का हिस्सा होता है मुनीबा जिसमें स्ट्रगलिंग फेज हो रही होती है, हाँ, 20 से लेकर 40 साल तक। तो इसमें एक्सपोजर ऑफ ये सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पे अराउंड 25% पॉपुलेशन जो है वो IBS का शिकार है। और जिसमें जो ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इसमें फॉल कर रही है ख़ास तौर पर। तो मुझे ये बताइए फिर, अगर बहुत से लोग हैं जिनको आदत होती है दवाइयाँ खाने की, कि कुछ हो गया, सर दर्द हो गया, यहाँ पे दर्द हो गया, तो हमने पेन किलर खानी ही खानी है, तो पेन किलर का इस्तेमाल किस तरह एलिमिनेट हम कर सकते हैं? हमारे पास कुछ और इस तरह की मेडिसिन या फिर रेमेडीज़ हैं जो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, पेन किलर्स मेनली उनका जो हार्म होता है वो किडनीज पे है और मैदे पे है। अच्छा, लंबे ठीक अरसे है। तक जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, अनसुपरवाइज या सुपरवाइज्ड, एट टाइम्स हमें किसी को जोड़ों की पुरानी तकलीफ है तो थोड़ी बहुत पेन किलर्स लंबे अरसे तक देनी पड़ती है। किसी को खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है। तो उसमें भी ये है कि उसके साथ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, और उसके साथ सुपरवाइज्ड हमेशा ये जो ट्रीटमेंट है। कभी कभार देखें सर दर्द हो जाना, महीने में 2 से 3 दफ़ा किसी पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेना, वो भी अगर किसी डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया, और उसमें भी याद रहे कि सबसे ज़्यादा सबसे अहम जो पेन किलर है जो ओवर द काउंटर दुनिया में अवेलेबल है पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल। बल्कि मैं एक दोस्त से हम लाइटर टोन में बात कर रहे थे कि किसी भी पीर ने, हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे किसी दुनिया को शायद इतना फ़ायदा ना पहुंचाया हो जितना पैराडोल ने दुनिया की दर्द को कम किया है, दुनिया के सारे बंदों की दर्द को कम किया। तो कहने का मतलब ये है कि पैराडोल सिंपल है, इफेक्टिव है, और ओवर द काउंटर सेफ है। नहीं, पैराडोल इज सेफ। पैराडोल या पैरासीटामोल, जिसमें ओरिजिनल है। कंपाउंड पैरासीटामोल होता है, मुख्तलिफ नामों से आता है। पैराडोल एक नाम है, कैलपोल है, मुख्तलिफ नामों से आती है। तो ये सेफ़ है, 1 से 2 दफ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और उसको भी ये है कि आप उसकी इंडिकेशन पूछ के किसी से ज़रूर लें कि आया इस पेट दर्द के लिए पैराडोल ले रहे होंगे तो शायद उसका फ़ायदा ना हो, क्योंकि ये देखना कि पेन किलर एज ए होल लोग समझते हैं कि सर दर्द के लिए भी वही पेन, और फीवर के लिए भी वही, और पेट दर्द के लिए भी वही। तो ये डिफरेंट पेन। तो वो डिफरेंट पेन्स के लिए डिफरेंट पेन किलर्स होती हैं, तो वो आपको आपका कंसल्टेंट, आपका फिजिशियन ही बता सकता है कि आपने किसका कितना इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पर अगर जिस तरह हमने पहले भी बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की है कि पेट दर्द होता है या हाजमा का मसला भी होता है ना, तो हम लोग सिरप्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंटासिड्स कहते हैं उसे हाँ आमतौर पे। वो भी सेफ है या उनको भी नहीं इस्तेमाल करना? ओवर द काउंटर हैं, दुनिया में अवेलेबल हैं, थोड़े अरसे के लिए आर्जी रिलीफ के लिए, सीने की जलन के लिए, पेट के फारे के लिए, कभी कभार लेने में ओवर ईटिंग हो जाए या कोई ऐसा अनयूजुअल फूड खा लें तो कोई हर्ज नहीं है उसको लेने में। लेकिन अगर उसकी ज़रूरत बढ़ती जाए, आप एक हफ्ते में अगर फ़र्ज़ कर लें कि पहले 2 दफ़ा ले रहे थे तो अब आपको 4 दफ़ा लेना पड़ रहा है, 4 दफ़ा ले रहे थे तो अगले हफ्ते शायद डेली लेना पड़ रहा है, तो उसको फिर उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि हम क्या इशू चल रहे हैं, फिर रूट कॉज की तरफ आप जा सकते हैं। वजह से क्योंकि ये देखें, ये सारा तो अलामती इलाज है ना, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो उस पर बात करने की ज़रूरत है, हो क्यों रहा है। क्योंकि बीमारी का अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम किया जाए कि बीमारी हो ना। एक लेबल लग गया तो उसके बाद तो उसका ट्रीटमेंट जो दुनिया में नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से है, लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है। वो बीमारी इसलिए होती है कि हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, हमारी जो ग़िज़ा है वो अच्छी नहीं है, फास्ट फूड हम खा रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, नमक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये वाली बीमारियाँ होना कह लें कि लाजिम है। जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर हमने बात की है कि किस तरह मेडिसिन को कम से कम आप अपनी लाइफ में या डेली लाइफ में लेने की कोशिश करें। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। अब कुछ लाहौर के हवाले से और लाहौर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ होना था और अभी तक क्यों नहीं उसका आगाज़ हुआ, उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट है ना, ये शहर लाहौर के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। और दूसरा ये कि इस प्रोजेक्ट के तहत हर गली, हर मोहल्ले को
संवारा जाएगा और शहरियों के लाइफस्टाइल में ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के बाद थोड़ी सी तब्दीली देखी जाएगी। दूसरा ये कि ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये डीसी लाहौर के ज़रिए निगरानी जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा। तो अरबों रुपए के फंड्स जो हैं ख़ासतौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं। कब शुरू होगा ये प्रोजेक्ट? पहले हमने सुना कि जनाब सितंबर के लास्ट पे शुरू हो जाएगा, जैसे ही मानसून ख़त्म होगा और सर्दियां भी आ गई, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, नवंबर भी ख़त्म होने वाला है, स्मॉग आ गई उसके बाद, तो ये डिले होता गया। तो अब क्या फ़ैसले किए गए इस हवाले से, कब शुरू होगा और मुकम्मल कब होगा, इस पर बात कर लेते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत बात हुई इसके ऊपर, इंतज़ामिया ने भी खुल के इसके ऊपर बात की, मीटिंग्स हुई, फंड्स मुख्तस किए अरबों रुपए के। क्या वजह है कि डिले होता जा रहा है, तारीख पे तारीख ही इसकी मिलती जा रही है लेकिन शुरू नहीं हो रहा है ये? देखिए मुनीबा से हमने इसके ऊपर साथ साथ वर्क कर रहे हैं। हाँ जी। और जैसे ही कोई अपडेट होती है हम साथ ही बता देते हैं। इवन के जो इनकी ई टेंडरिंग प्रोसेस था उसके बारे में भी हमने बताया था। जैसे पंडाल में हुआ वो वैसा ही दिखाया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फंड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए और उसके हवाले से नामजद किया गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रज़ा को कि आप इसके कस्टोडियन हैं, आप इसके ज़िम्मेदार हैं। पूरे शहर लाहौर में जो भी सीवरेज, निकासी आब, साफ़ पानी, टूटी हुई गलियाँ जितनी भी होंगी वो आपके ज़िम्मे होंगी। सही, ठीक अब ये तय हो गया कि काम तो डीसी लाहौर ने करवाना है। अब इसके बाद जो है तमाम जो सूरत हाल है उसको स्ट्रीमलाइन करना था, जिसके लिए 35 अरब की लागत जो है ये काम शुरू करवाए जाने हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ये तमाम जो पैसे हैं वो डिप्टी कमिश्नर अकाउंट में आ चुके हैं। अच्छा, मिल गए हुए हैं। 1 खरब 39 अरब के काम है जिसमें से इनिशियल स्टेज में 35 अरब आ चुके हैं। 35 अरब आ चुके हैं, ओके। उनकी जो एक प्रोसेसिंग है ई टेंडरिंग, जो कि हुकूमत पंजाब ने, वैसे तो पिछले 3-4 साल से ही हो रही है, मगर अब ये जो तरक्याती काम है जिसमें पहले पूल हो जाते थे, बहुत सारे मसाइल सामने आते थे, उसको ख़त्म करके ये एक ई टेंडरिंग सिस्टम पे जो है सफ़र का आगाज़ किया है। और इसमें बाकायदा जो है शफाफियत को मद्देनज़र रखा गया है। और ये ई टेंडरिंग भी हो गई 8 नवंबर को। अच्छा, 8 नवंबर को ई टेंडरिंग हुई, जिसमें प्रोसेस होता है, ग्रीवियंस पीरियड होता है, वो 20 नवंबर को ख़त्म हो गया। अब 24 नवंबर तक जो था, यानी कि कल के दिन तक जो थी, वो स्मोक की वजह से पाबंदी थी तरक्याती कामों पर। अब अगला लेटर कोई नहीं निकला, अभी तक कोई नहीं नोटिफिकेशन, यानी कि अब पाबंदी नहीं रही। पाबंदी खत्म हो चुकी है क्योंकि लेटर ही कोई नहीं निकला। स्कूल खुल के, तफरी पार्क खुल गए, आपका जितने तारीखी मकामात जिंदगी दोबारा से बैक आ गई। अच्छा, नरमी आ गई इसमें कि जो सूरत हाल है उसको वापस लेकर आते हैं। अब ये सूरत हाल है कि इन्होंने 20 नवंबर तक जो ग्रीवेंस पीरियड था इनका वो ख़त्म हो चुका हुआ है। यानी कि तहफ़्फ़ुज़ाती एक पीरियड होता है जिसमें आप पहले ई टेंडरिंग करते हैं, उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन में अगर किसी को कोई इतराज़ होता है तो वो अपना डॉक्यूमेंट वापस ले लेते हैं, नहीं तो काम करने को राज़ी हो जाते हैं। अब कई लोगों ने इसमें ना जो मेरी डीसी लाहौर से परसों बात हुई तो उनका ये कहना था कि काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिसमें 70 कंपनियाँ, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने ना 15 से 20% लोगों ने ये बिलो द रेट जो है इसको लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, 30% बिलो तक किया है। यानी कि फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गली बननी है, कोई सड़क बननी है, तो उसमें से 70 लाख रुपये उसने डाला है कि मैं 70 लाख में ये काम मुकम्मल कर दूंगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? बस ख़राब करने के लिए। इस तरह तो काम ही नहीं होते ना, काम ख़राब करने के लिए। काम तो ख़राब हो जाता है ना। फ़र्ज़ करें इन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है कि ये आपने 1 करोड़ रुपये में करना है, उसमें 5% कम कर सकता है, कोई 10% कम कर सकता है, कोई अबव द रेट चला जाता है। एक काफ़ी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने बिलो द रेट ये किया कि ताकि ये काम भी हमें मिल जाए। अच्छा। काम लेने के लिए उन्होंने एक अपने रेट्स कम कर लिए, काफ़ी ज़्यादा रेट्स कम किए। अब इस पर भी जो है इंतज़ामिया को ग्रीवेंस हो गए, शायद बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मटेरियल है वो ना सही यूज करे, करते करते छोड़ ना जाए, कुछ उस तरह भी कर दे कोई, ये जो मटेरियल है वो नहीं अच्छा यूज करे, क्वालिटी। क्या किया कि इन्होंने ना 18 तारीख को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांग ली। जो इन्होंने बिलो द रेट जितना डाला उसके एवज में भी इन्होंने पैसे सिक्योरिटी के तौर पर कहा कि आप अपने पैसे जमा करवाएं ताकि कल को कोई आप हेरा फेरी करते हैं या काम नहीं करते या सुस्ती करते हैं तो हम आपकी सिक्योरिटी के एवज जो है आपका काम शुरू करवाएंगे और आपके पैसे रोक लेंगे। अभी ये जो है काम चल रहा है। एक तो इनको 4 दिन और मिल गए थे 24 नवंबर तक 20 के बाद कि ये सारी सूरत हाल जो है तरक्याती कामों पर पाबंदी है।
अब ये कहा जा रहा है कि जो इनॉग्रेशन है वो वज़ीर आला पंजाब करेंगी, क्योंकि उनका कब करेंगी? उनका सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ के इस चीज़ का अब इनिशिएटिव एक तरफ इनॉग्रेशन है, एक तरफ आपको पता है सफाई सुथरा पंजाब की भी सुथराई, इनॉग्रेशन हाँ, है, वो भी दिसंबर प्रोजेक्ट में चल रहा है। है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें अभी फ़िलहाल रुकी हुई हैं, अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि मुमकिन नहीं, अब तो वो एक एहतजाजी जो कॉल थी वो भी सरकार की सर पे है कि साथ साथ इसका चल तो रही है। सियासत चल रही है। जी, तो जब सियासत आती है तब थोड़े से काम जो हैं वो रुक जाते हैं। हाँ जी। तो अभी ये आज का दिन जो है वो आगाज़ है, पीर का आगाज़ है, जिसकी वजह से ये तमाम कामों को जो है पाया तकमील के लिए पहुंचाने के लिए देखा जाएगा, इसको अभी देखा जाएगा, दोबारा से रिवीजन की जाएगी कि अब हमने किस तरह से चलना है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक नक्शा सेंड किया जो यूनियन काउंसिल 231 का है। अच्छा, ये ये नहीं है कि आपने कहा एक गली बन गई, किसी और साहब ने कहा एक गली बन गई। उन्होंने मुझे यूनियन काउंसिल के नक्शे के मुताबिक बताया कि ये देखिए इमरान साहब, ये जंक्शन है हमारा अच्छा, 231 का। अच्छा, उसके इर्द गिर्द की जितनी भी गली है ना, हाँ, फ़र्ज़ करें 70 गलियाँ हैं, हाँ और ये जंक्शन है जहाँ से आबादी ने अंदर जाना है, जी, ये सारा जो है उखाड़ा जाएगा, 70 की 70 गलियां उखाड़ी जाएंगी। और ये इनका टाइम पीरियड है 7 माह। 7 महीने। देखिए एक गली हो तो उसमें सीवेज पड़ गया आपका ठीक है, 20-25 दिन ठीक में। है, ठीक है, ठीक है, अब सारी गलियों में कनेक्शन जाने हैं, कनेक्टिविटी होनी है उस सीवरेज की, ताकि वहाँ पे पानी खड़ा ना हो, बाहर आए इलाके से बिल्कुल पानी। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये वो कह रहे थे कि बार बार इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हम लोगों को जहाँ से काम शुरू करेंगे हाँ, उनको बताएंगे obviously। कि अब आप 3 से 4 माह तो कम से कम आप ना इस आपका काम में थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस फेस वो करनी थोड़ा पड़ेगी। बहुत नहीं, आपकी गाड़ी बाहर, आपकी बाइक बाहर, आपकी कोई चीज़ नहीं अंदर लेकर जा सकते ना। वो गलियां भी कोई ये नहीं है कोई 40-40 फुट की वो छोटी-छोटी चौड़ाई वाली गलियां तंग नहीं, गलियां तंग गलियां होती हैं। और उसमें मुझे जो उन्होंने दिखाया था, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ, मैं भी देख के एक दफ़ा हुआ था कि ये तो एक बड़ा मुश्किल टफ काम होगा, जिसमें ये देखें अच्छा, ये सारा जो रेड हुआ हुआ है, ये जितना भी रेड है ये 231 यूनियन काउंसिल है। अच्छा, और 231 यूनियन काउंसिल की जो अंदर जंक्शन बनना है, फर्ज करें एक चौक है, हाँ, तो उसके ठीक इर्द है। गिर्द जितनी भी गलियां है ना, गलियां होंगी उनको इन्होंने तैयार करना है। वहाँ पे सीवरेज, साफ पानी की फराहमी के जितने भी मसाइल होंगे उनके कनेक्शन, और इसके साथ साथ जितनी भी रोड्स होंगी उनको भी बनाना है। उनको अब दोबारा ये से बनाना उनका ये है, कहना था ठीक कि है। ये आसान काम हमें तो बिल्कुल हमने भी तो कह नहीं दिया, है, हाँ। तो ये इतना आसान काम, फिर इसका चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल फिर इसका ऐसे ही है, मटेरियल हाँ। चेक करना, फिर इसका ऑडिट करवाना, फिर दोबारा और बार 7 बार महीने सिर्फ एक काउंसिल पे लगने हैं। ये इसके ऊपर पूरी टीम है। ये नहीं है कि इन्होंने चेक करना है, इसके ऊपर हर तरह की टीम होगी जिसने ख़ास तौर पर मटेरियल को चेक करना है। और सबसे अहम बात जो है, क्योंकि वो जो अंदर सीवरेज पाइप पड़ना है उसको 50 साल के तौर पर रखा जा रहा है कि अगले इनके 20, 30, 40 जो 50 साल हैं वहाँ पे वो पानी गुजर खड़ा ना जाए हो। आराम से, और हाँ। एक और बात है, ये हम जिस एरिया क्योंकि हर साल तो नहीं ना उखाड़ा जा सकता जिन सड़कों एरियाज को में और बैठे सीवरेज हुए को हैं, डाला यहाँ जा पे तो ये सकता बन गया है, यहाँ पे तो सीवरेज मौजूद है। ये तो अर्बन एरियाज हैं, ये तमाम जो वो वाले एरियाज हैं जो रूलर्स हैं, अच्छा। जो जिनके जो पेरिफेरी में आता है ना लाहौर की। जिनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कभी यहाँ पे गली बनेगी, हालांकि लाहौर शहर है। हाँ, अच्छा, वो अब ये इस चीज़ पर जा रहे हैं कि हम अपना ये काम शुरू करें। ठीक है। अब ये तो बातें हो गई इनकी कि इन्होंने ये सोचा हुआ है, अगर ये नहीं होगा तो ये करेंगे। अब ये काम वाकई में स्टार्ट होने जा रहा है, वो इसलिए कब होने जा रहा है? हाँ, वो ये परसों चूँकि बात हो रही थी, 23 थी, कल 24 थी, आज 25 है। 25 उन्होंने कहा था कि हमें एक तो 24 की वजह से हम रुके हुए हैं ठीक है, कि अगला ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो अगर आ जाता है तो फिर हमें एक हफ्ता फिर डिले करना पड़ेगा। अब चूँकि ये चीज़ तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये चीज़ तो कंफर्म्ड हो गई, तरक्याती कामों से पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन से वो अपना काम और ज़्यादा तेज़ इसको कर देंगे। मतलब थोड़ा सा कि डिग परसों- आउट करेंगे, फिर उसके बाद इसका स्टार्ट हफ्ते करेंगे। की सुबह एक इजलास भी हुआ था जिसमें अच्छा। उन्होंने बाकायदा सबको गो हेड दे दिया था कि जल्द अज जल्द अपना जितना भी टेक्निकल सपोर्ट वर्क है वो ख़त्म करें। अच्छा। जिसमें आपने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगी हुई है, जिनकी नहीं आई उनका बताएं ताकि हम उनको हैंडल करें। अगर जिनकी आ चुकी है उनको कामों के बारे में बताएं और काम शुरू करवाएं। यानी कि अब कोई हर्डल नहीं है कि काम मतलब कोई फंड्स भी ऐसा- मौजूद हैं, बिल्कुल, आपने अब कॉन्ट्रैक्ट्स भी fixing दे हो दिए चुकी हुई हैं, है, सब कुछ हो चुका हुआ है, ठीक है। अब लाहौर शहर की, अब मैं आपको बताऊं कि लाहौर शहर में कहते हैं ना कुछ सदका देना चाहिए। 8 साल बाद काम शुरू होने जा रहे हैं, कुछ रुक ही ना जाए। लाहौर शहर तो की ये सुनी आपकी गई है। वही बात मुझे याद आ गई कि सितंबर में कहा गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर का आखिर आ आखिर गया। आ तो गया, अब
अब ये सदक़े के तौर पे ये है कि कुछ ना कुछ करके ना ये काम शुरू करवा देने चाहिए। इसके ऊपर स्मॉग को भी हम लोगों ने तरजीह देनी है कि अगर तरक्याती काम शुरू होने वाले हैं, उखाड़ पछाड़ हो जाएगी और सारी चीज़ों को उखाड़ा जाएगा तो स्मॉग भी बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। इसके ऊपर तो हुकूमत ने जो है फैसला करना है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन निकालनी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आज निकल आता है कि जी अगले 24 दिसंबर तक जो है आप तरक्याती काम नहीं कर सकते, फिर इनको महीना मिल जाएगा, काम नहीं होंगे। ये देखिए ये तो चीज़ें साथ चलनी है। ये इन्होंने अपना एक सिस्टम रखा होता है कि अगर स्लो पेस करनी है तो स्लो पेस कर देंगे, फास्ट पेस करनी है तो फास्ट पेस कर देंगे। ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहनी है। चले जी, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कब शुरू होगा और कितने अरसे तक इसको मुकम्मल किया जाएगा, फेज़ वाइज जो है ना इसको मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि 8 साल बाद एटलीस्ट शहर लाहौर की सुनी तो गई है ना, उसके लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं, कोई सोच रहा है कि इसको डेवलप किया जाए। तो इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है हमने, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल जो ज़ेरे बहस भी है, हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, ये है कि जनाब हमने किस तरह पाकिस्तान से बाहर जाना है। वो कोई नौजवान हो, नौकरी के हसूल के लिए हो, स्टडी वीज़ा के लिए जाना हो, या फिर जनाब PR लेनी हो, या वहाँ पर मुस्तकिल रहाइश हो, तो वो हम यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। लेकिन बाहर जाने के लिए बहुत कुछ स्टेक पर लगाना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं आपको बाहर जाने के लिए, आपको अपने घर बार छोड़कर बाहर जाना होता है, फैमिली से अलग रहना होता है, और साथ ही साथ वहाँ जाके फिर भी अश्योरिटी नहीं होती है कि आपको जो आप चाह रहे हैं वैसा आपको लाइफस्टाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको उस तरह का घर बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ स्टेक पर लगा के बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाके वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं जो वो यहाँ से सोच कर गए हुए होते हैं। तो आज हमने इस चीज़ पर बात करनी है कि वीज़ाज़ के अंदर हर्डल कहाँ पर आ रही है, USA का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और साथ ही साथ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर भी अगर स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह जा सकते हैं, एंड एज़ वेल शेंजन वीज़े के बारे में भी हम बात करेंगे कि शेंजन वीज़ा होता क्या है, किस तरह लगवाया जा सकता है, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो इस पर बात करने के लिए आसिम इदरीस साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करेंगे। आसिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आसिम साहब, जैसे मैंने बात की, आजकल ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि कैसे किस तरह भी करके ना हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे या तो नौकरी की खातिर, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के लिए, या फिर PRशिप के लिए। जी। तो क्या वजह है कि हर कोई, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन हमारी बाहर जाना चाह रही है? ये बिल्कुल एक आजकल सबसे बड़ा एक चैलेंज समझ लें, या लोगों की रिक्वायरमेंट समझ लें कि वो आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहते हैं, स्पेशली हमारी यूथ आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। इसके लिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान के हालात को देखें, यहाँ पे जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन है, उसमें बहुत बड़ी रीज़न है कि यहाँ की यूथ इन हालात से डिसअपॉइंटेड है। एक तो ये है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जब मार्केट में जॉब सर्च के लिए जाते हैं तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में हमारे यहाँ पे ना तो कोई बहुत बड़ी नई इंडस्ट्री लगी है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उस तरह से, तो जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और जॉब मार्केट को अगर आप देखें तो इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट 30 to 50,000 से स्टार्ट होती है, और वो भी उन खुश नसीबों को मिलती है जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो के वो ऐसे वेज ढूंढते हैं कि हमने किस तरीके से आउट ऑफ कंट्री जाना है। सही। और इसमें दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक वो हैं जो अफोर्डिंग क्लास है और एक वो हैं जो एवरेज क्लास के हैं। जो अफोर्डिंग क्लास है वो तो UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका अफोर्ड करती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस, यूनिवर्सिटी फ़ीस ब्रैकेट को अगर हम देखें, इट स्टार्ट फ्रॉम 5 million PKR टू
अच्छा 10 मिलियन तक जाती है। और ये अफोर्डेबिलिटी हमारी पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों की इस तरह से नहीं होती। बहुत ठीक है। लिमिटेड से लोग हैं ठीक है। जो इस अफोर्डेबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं। अब और उसके लिए ये खास तौर पे जो 5 to 10 मिलियन वाली आपने हमें बताई अफोर्डेबिलिटी, ये किन किन वो कह लें कि ममालिक के लिए है खास तौर पर? यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ओके उसके अंदर एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर और पाउंड जब से देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, तो जो आज से 3 साल पहले कॉस्ट आपकी 2 to 3 मिलियन थी, वो डबल हो गई है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। दूसरी अनफॉर्चुनेटली जो वीज़ाज़ की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी ड्रास्टिकली चेंज ये हुई है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट वीज़ाज़ में नहीं कर रहे, यानी स्टूडेंट्स को भी जी नहीं कर रहे। विजिटर्स को भी बहुत कम वीज़ाज़ मिल रहे हैं, जो Okay. जेन्युइन विजिटर्स हैं ओके जिनको वहाँ से ऑफ़र आती है या वहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको सिर्फ वीज़ाज़ मिल रहे हैं। अच्छा अगर आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप 100% रिजेक्ट हो जाएंगे वहाँ। अच्छा और इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इवन ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2023 एंड 24 में 70 to 80% स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन है, जो कि बहुत बड़ा ओके, नंबर बहुत है। बड़ा नंबर है हालांकि बिल्कुल। अगर हम गौर से देखें तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी उनकी भी एक इंडस्ट्री है, यानी कि एशियन स्टूडेंट बहुत से ज़्यादा लोग जाते हैं हैं जो वहाँ पे, पाकिस्तान हाँ, इंडिया बिल्कुल ऐसे से ही। जाते हैं और वहाँ फिर फ़ी पे करके फुल फ़ी पे करके वहाँ पे पढ़ते हैं और बिल्कुल, कंट्रीब्यूट भी करते बिल्कुल। हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कोई पॉजिटिवली कोई ऐसा स्टूडेंट के लिए फोरम नहीं है कि अगर वीज़ा रिजेक्शन हो तो उनके लिए कोई ऐसा फोरम हो जिस पे वो अपने केस को प्लीड कर सकें और गवर्नमेंट उनकी मिनिस्ट्री के साथ, उनकी फॉरेन अफेयर के साथ बात करके कोई ऐसा वे आउट निकालें कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देना। हाँ, लेकिन ये रिजेक्शन हो क्यों रही है इन खास तौर पर एरियाज़ में या कंट्रीज़ में? जी, इसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो ऑस्ट्रेलिया वाले ये लिखना शुरू हो गए हैं कि वी सस्पेक्ट दैट यू विल नॉट कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। अगर 100 लोगों की रिजेक्शन हुई है उसमें से 80 ये कॉपी पेस्ट लगा हुआ है इस पे कि आप अच्छा। अपनी स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और ऐसा होता भी है, आप ये देखिए बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहीं पे स्किप हो जाते हैं या एजुकेशन इनकम्प्लीट छोड़ के भी वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं, गो कि उनको उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक वहीं पे स्टे करते हैं। और इसके ऊपर डेफिनेटली अगर यूके की बात की जाए, उन्होंने अपने रूल्स काफ़ी चेंज किए हैं। इसके लिए वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड स्टूडेंट्स। उसके अंदर ये है कि आप जब उनकी गवर्नमेंट इसको डिटेक्ट कर लेती है तो उन सारे लोगों को डिपोर्ट किया जाता है जो मुल्क की बदनामी का बायस भी बनते हैं। अब आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि वे आउट क्या हाँ है जी। और किन किन कंट्रीज़ में स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो शेंजन में फॉल करते हैं, अच्छा वहाँ पे कुछ नई डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रिया है, माल्टा है, फ्रांस है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उसमें अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू पे फुल फ़ी ऑफ द यूनिवर्सिटी। फुल फ़ी आपकी सीरियसनेस ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करती है कि जी बाकी ये बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे स्टडी एक्सपेंसेस अपने मीट कर लेते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे काम करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क की परमिशन भी बिल्कुल ऐसे ही 2 साल की रहते हैं ना। हाँ जी, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके लेजिटिमाइज तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जिस तरह हम स्टूडेंट वीज़ा पे, क्योंकि आज ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे ख़ासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, आपने जैसे बताया कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वो डिफरेंट वेज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो यूके की होती है कि हमने यूके जाके पढ़ना है। जिस बच्चे से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं हाई स्टडीज़ के लिए हमने यूके जाना है, कोई और नाम सामने नहीं आता। जाती भी है हमारी स्टूडेंट, हमारी जो क्रीम है वहाँ पर पढ़ने भी जा रही है, लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें नहीं पता होता। जो पीछे बैकग्राउंड में लोग जो तैयार हो रहे होते हैं उन्हें नहीं पता। तो क्या किस तरह के हालात जो है उधर जाके उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी, यूके को अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो एक किस्म का ये ट्रैवलर्स की एक ड्रीम डेस्टिनेशन हाँ है। जी। और अब 2024 की अगर हम बात करें, इस वक्त यूके के अंदर स्टडी करने के लिए जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो वहाँ पे जाते हैं और वो एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और उनके पास
रीज़नेबल फंड्स हैं तो वो वहाँ पे जाके एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो वहाँ पे जाके कहते हैं कि जी हम वहीं से अर्न करेंगे और अपनी स्टडी एक्सपेंसेस को भी मीट करेंगे, लिविंग कॉस्ट को भी मीट करेंगे, तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। ये आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि यूके में भी इस वक्त हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। अच्छा, दूसरा ये भी तो है ना कि वो कहते हैं कि जी 1000 पाउंड भी आपने साथ लेकर जाना है वहाँ पे। जी वो तो खैर एक सेपरेट चीज़ है कि आपको अपने वो इनफ है वहाँ पर रहने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आप ये देखिए कि आपकी मंथली एकोमोडेशन जो है ये 600 पाउंड जो है एक ऐसे रूम की है जिसमें 2 या 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलके रहते हैं। अच्छा। अब 600 पाउंड अगर आपकी लिविंग की कॉस्ट है, फिर आपने खाना पीना है, ट्रैवल करना है, आपके अदर एक्सपेंसेस भी हैं। और मेरे ख्याल से 10 बाय 10 का कमरा होता है, इससे भी छोटा कमरा होता है। और वहाँ पे बड़ी मेजरेबल पोजीशन भी होती है, जो लोग प्रॉपर फंड्स नहीं लेके जाते। अच्छा। और उनके पास वहाँ पे रीजनेबल जॉब नहीं है और उनके पास एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस भी करने हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। और जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, अगर किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसने 2 महीने 3 महीने से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं की, अच्छा। यूनिवर्सिटी अगर उसकी कंप्लेन कर दे तो ऐसे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है और वो फिर बैन हो जाता है। अच्छा। एक सर्टन टाइम तक वो दोबारा यूके नहीं जा सकता। और ऐसे बहुत सी केस स्टडीज़ हमारे पास हैं कि जो स्टूडेंट हैं जो इस मकसद के लिए गए थे कि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे वहाँ की जॉब करके, और जॉब ना होने की वजह से वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सके और वहाँ से डिपोर्ट हो गए। तो ये चैलेंज है। प्लस वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं है, वहाँ के लोग भी आप देखें जो स्मॉल और मीडियम ब्रैकेट ऑफ इनकम के लोग हैं उनके लिए भी अपनी सस्टेनेबिलिटी के अंदर काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो महंगाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं एडवाइज़ ये करूँगा कि अगर आप अपने ट्रैवल को प्लान करते हैं एज अ स्टडी, तो अपने एक्सपेंसेस की एक सर्टन अमाउंट का बैकअप ज़रूर लेके जाएं। अच्छा। ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना हो और अपनी स्टडी की जो कंप्लीशन है वो भी करें। मतलब मैक्सिमम 1 साल का आपका बैकअप होना चाहिए पीछे, बिल्कुल होना फाइनेंशियली खासतौर पर पैसों के लिहाज से। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए एजुकेशन की जो एक स्टैंडर्ड है वो तो है, अगर आपने ब्रिटिश एजुकेशन ले ली है तो पूरी दुनिया के डोर्स आपके पास ओपन होंगे। लेकिन अगर वो एजुकेशन ही इनकम्प्लीट है तो मेरा ख्याल है कि वो आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आप एक अच्छे लेवल के बगैर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो क्या ये जो जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी तो निकलती हैं ना, क्या उस पे भी बच्चे जा रहे हैं और कितने % बच्चे सिर्फ स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं? उसकी जो परसेंटेज है वो डेसिमल फ्रैक्शंस में है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा स्टूडेंट है, अगर वो कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से आता है या पाकिस्तानी मीडियम एजुकेशन से आता है, तो उसके 95% से अबव मार्क्स हों, आइल्स में कम से कम उसका 7 बैंड हो, और यूनिवर्सिटी में तो उसने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट कराया है, वो यूनिवर्सिटी को कन्विंस करे कि जी मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, सही, तब वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बिल्कुल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ 5% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी इसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। ना उन्होंने इसके लिए सेट किया है, ना GMAT किया हुआ है, ना GRE किया हुआ है, ना TOEFL किया हुआ है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में भी उनको स्कोर रीज़नेबल चाहिए, 100+ स्कोर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों की इंग्लिश भी उस तरह से अच्छी नहीं होती। जो स्टूडेंट्स इन इंटरनेशनल टेस्टिंग को अचीव करके जाते हैं तो स्कॉलरशिप वो क्लेम कर सकते हैं। फिर HEC के भी स्कॉलरशिप होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के, उनमें भी जो लोग अपने एकेडमिक के अंदर 100% 90% पे होते हैं उनको वो मिल जाता है। हाँ। फिर कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप्स होते हैं। अच्छा। लेकिन ये सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं इनकी अगर आप देखें परसेंटेज बहुत कम है, डेसिमल फ्रैक्शंस में है, यानी कि 3% 4% लोग इसको अचीव कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलरशिप हमारे वेस्ट भी हो जाते हैं अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है, तो क्या जो हमारे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त इतने बड़े बड़े ऑफिसेस खोल के, उनको होती है ये अवेयरनेस? उसमें कम लोगों को होती है इसकी अवेयरनेस। इसके अंदर जो अवेयरनेस जनरेट करना है वो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट्स डिपार्टमेंट हैं या वहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं उनको बताना चाहिए कि किस किस कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो अपने स्टूडेंट को एजुकेट करें कि किन टेस्टिंग को अपनी एजुकेशन के साथ पैरेलल आपने प्रिपेयर करना है। अगर किसी लैंग्वेज को समझना है वो लैंग्वेज समझें, अगर आपने GMAT करना है या GRE करना है वो उसको करें। वो ये सारी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अवेयरनेस जनरेट करें इसके अंदर। अच्छा। पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी लैक ऑफ गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग है इसके अंदर।
उसकी वजह से कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ना वो वेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये तो स्टडी के लिए ना कुछ बच्चे जैसे डिप्लोमास के भी तो स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो भी एक प्रोग्राम्स निकलते हैं, वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे इजीली जा सकते हैं डिप्लोमास के लिए? डिप्लोमास के प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन की एडमिशन थे, उसमें एम्प्लॉयज़ ने ये ऑप्शन भी दी थी कि आप ये सर्टिफिकेशन अगर हमारे पास आके करते हैं तो हम इसकी कॉस्ट भी बियर करेंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड निकल रही हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सकता है। फिर इसी तरह से आईटी सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे अगर आप कोर्सेज करके जाते हैं आउट ऑफ कंट्री तो आप अपनी जॉब को भी सिक्योर करें, अपनी एजुकेशन को भी फ्री करें। अच्छा, जर्मनी का एक प्रोग्राम है, उसको हम हाउस बिल्डिंग बोलते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। उसके लिए ये है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है B1 लेवल तक, जो कि टफ लेवल है, तो आपकी एजुकेशन भी फ्री है, प्लस आपको 1000 यूरो का स्टाइपेंड भी जर्मन गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा, तो अब ये भी अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। ये इंटरमीडिएट लेवल पे लोगों को इसकी एजुकेशन मिले, इसकी अवेयरनेस मिले, तो बहुत से लोग जो हैं वो जा सकते हैं। वो जा सकते हैं, और कंपलसरी है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए और बड़े अच्छे लेवल पर आनी चाहिए, फिर ही आप इसको अवेल कर सकते हैं इन तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ को। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ख़ुद थोड़ी सी रिसर्च करें कि कौन सी कंट्री में, जैसे बहुत मेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो अभी फ़िलहाल रिजेक्ट किया जा रहा है वीज़ा, तो वहाँ पर आप ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके ऑल्टरनेट हमने आपको बता दिए कि कहीं और आप कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फिजिबल भी है और वहाँ पे ईजी भी है वीज़ा जो है ना वो लेना, या स्टूडेंट के लिए भी। तो हमारे साथ आसिम इदरीस साहब मौजूद थे, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, उनसे हमने बात की इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस पर हमारे साथ बात की है। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।